आदाब। पहले दो खबरें सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किस जानिब आगे बढ़ रहे हैं, क्या होने जा रहा है। पहली खबर तो पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर छापे से मुतालिक है। शायद 10 या 15 दिन हुए हैं। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर एक छापा पड़ा था, रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया गया था, वो तो रिमांड पर है। उन्होंने अदालत में गुज़िश्ता रोज़ क्या उनके बारे में बताया गया और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एफआईए को क्या बताया, वो खबर तो गुज़िश्ता रोज़ या उससे एक रोज़ पहले आ गई थी। लेकिन अब वजारत दाखिला के ज़राए से एक ताज़ा खबर सामने आई है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ज़राए की खबरें हैं उनमें कुछ चांस तो ये भी होता है कि शायद आगे चलकर सूरत हाल तब्दील हो जाए, लेकिन अक्सर ज़राए की खबरें जो है वो ज़िंदगी गुजर गई हमारी, वो अल्टीमेटली जो खबर हो रही होती है वो दुरुस्ती साबित होती है। अदालतों में मामला चल रहे होते हैं, अदालतों में कुछ और तकाजे भी होते हैं, तो उनकी वजह से आगे चलकर कोई हालात बदल जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसमें ये बताया गया है, जो ज़राए कहते हैं वो ये कहते हैं कि 23 जुलाई को वजारत दाखिला की तरफ से एक JIT बनाई गई थी। उसने काम शुरू कर दिया है। नंबर 1 IG इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई थी। DG साइबर क्राइमिंग एंड काउंटर टेररिज्म विंग FIA दोनों उसमें शामिल हैं। DG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस भी शामिल हैं और SSP CTD भी उसमें शामिल है। 5 रुकनी ये कमेटी है। उसमें उसमें ये भी बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि रियासत पाकिस्तान और अदारों के खिलाफ सियासी पार्टी के सेक्रेटेरिएट में एक सेल मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा था। शामिल तफ्तीश अफराद रोज़ाना की बुनियादों पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे। FIA ने इन्हीं बुनियादों पर 22 जुलाई को पीका एक्ट 2014 के तहत FIR नंबर 186 2024 दायर की थी। इस संजीदा मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वजारत दाखिला ने 5 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी कायम की थी जिसे JIT कहा जाता है। और वजारत दाखिला का यह भी दावा है कि तफ्तीश के दौरान होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं और मजीद मुतवक्के हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ज़रा इससे भी ज़्यादा जो है वो संजीदा है। आपको याद है पाक फ़ौज के चंद अफसरान जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, अफवाज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं। अफवाज और उनके रैंक्स में कई उनके जो व्लॉग्स हैं वो ऐसे होते हैं कि अफवाज के रैंक्स में बगावत की कोशिश पर महमूल किया जाता है और ये दुनिया भर में ऐसा होता है। उनमें से एक साहब आदिल राजा, उनको तो कई बार जुर्माने भी हो चुके हैं, कई मुकदमात वो हार चुके हैं। अभी लेटेस्ट उनको एक भारी जुर्माना हुआ है बरतानिया में, लंदन के बाकी एक कोर्ट से जुर्माना हुआ है, जिसके बाद वो उनको थोड़ा सा कुछ सुकून है। लेकिन उनके साथ एक तो आदिल राजा थे, उनके साथ हैदर मेहदी थे, लेकिन एक और साहब थे जो लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, उनका नाम है अकबर हुसैन। उन पर नाज़रीन ये 3-4 साल पुरानी बात है, ये ताज़ा बात नहीं है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के रैंक्स एंड फाइल्स में बगावत पर जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने साथी अफसरान जो जूनियर अफसरान थे उनके माइंड जो है वो पॉल्यूट कर रहे थे। ये पुराना इल्ज़ाम है उनके ऊपर। उनको फिर ये मौका दिया गया। अच्छा, फिर वो उनको वो चूँकि उनके अपने कनेक्शंस थे, फ़ौजी अफसरान जब अपनी इब्तदाई सतह पर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ की वजह से कई जगहों पर उनके रवाबित बन जाते हैं। शायद उनके किसी हमदर्द ने उनको बता दिया हो तो वो फ़रार हो गए थे पाकिस्तान से। अकबर हुसैन उनका नाम था। वो नॉर्थ अमेरिका चले गए थे। आजकल सुना है कि वो अमेरिका में है। उनके खिलाफ जब शवाहिद इकट्ठे हो गए तो अफवाज पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल होता है, फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल, FCGM ये कहलाता है। लेकिन ये हर आदमी का फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल नहीं होता, हर मुख्तलिफ सतह की होती है। ये फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल जो होता है, ये एक मेजर जनरल रैंक का अफसर इसको हेड करता है, इस अदालत को। लेकिन उसमें मैं आपको ख़ास बात बताऊँ, मेरे ख़ानदान के बहुत सारे अफराद फ़ौज पाकिस्तान में रहे। फिर मैं 30-35 साल से बीट रिपोर्टिंग भी करता हूँ, डिफेंस बीट कवर करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान में जो अफवाज के अफसरान पर जो इल्ज़ामात आयद होते हैं उनको बहुत फेयर मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उनको किसी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, उसको किसी की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया जाए। उनको बड़ा फेयर मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को साबित करें, अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को गलत साबित करें। अकबर हुसैन के बारे में भी ये फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल कायम हुई
उसमें उनको मुकम्मल मौका दिया गया, उनको नोटिस भेजे गए, उनकी तरफ से एक वकील खड़ा किया, वकील ने कंटेस्ट किया, जो गवाह पेश हुए, लोगों ने मेरी इत्तला के मुताबिक लोगों ने पेश होकर ये तस्लीम किया कि उनको अकबर हुसैन साहब ने ये कुछ कहा था। उनके पास दस्तावेजी शहादतें भी उनके पास थी, उनके खिलाफ थी। फिर जब वो फरार हो गए, उन्होंने बैरून मुल्क बैठ कर ख़ास तौर पर उससे पहले भी उन्होंने कोशिश की कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आम लोगों को उकसाया जा सके। फिर जब वो नॉर्थ अफ्रीका फरार हो गए, तो वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की अपने व्लॉग्स के ज़रिए, और लोगों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की, आम आदमी को भी बगावत पर उकसाने की कोशिश की। उनका फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल करके उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। 26 जुलाई को 24 मार्च को उनको ये सज़ा सुनाई गई, क्योंकि वो अपना दिफा करने में नाकाम रहे। उनकी तरफ से जो वकला अदालत फ़राहम किए थे, उनके ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उनको वो अपने आप को साबित नहीं कर सके बेगुनाह, तो उनको उनके रैंक्स वापस ले लिए गए हैं 26 जुलाई को, और उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। उन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग ली। आदिल राजा की तो रॉ के अफसरान के साथ गुफ्तगू पकड़ी गई, और वो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो उनके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे। वो गुफ्तगू हमने और आपने सुनी है, सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। कुछ अर्सा पहले मैंने व्लॉग्स में ये बात बताई भी थी उस गुफ्तगू के हवाले से। तो इसलिए जो है वो उनको भी अब ये सज़ा सुनाई दी गई है, और वो अकबर हुसैन साहब जो हैं वो उन लोगों में से हैं जो एक ज़माने में उनके बारे में इतला ये है कि वो पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को एक्चुअली हेड किया करते थे। वो जब ऑन ड्यूटी थे, तो वो पीटीआई के लोगों को ट्रेन भी किया करते थे, उनको बताया करते थे कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे बनाने हैं। वो एक्चुअली उनको जो है वो पूरी मदद फराहम करते थे। अब नाज़रीन ज़रा अगली जानिब आते हैं, जो अगली दो खबरें हैं। एक आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। एक खबर ये है कि हुकूमत जो है उसने आखिरी बार का फैसला कर दिया। हुकूमत और एक खबर बाद में करते हैं, इमरान खान साहब पर पहले आ जाते हैं। इमरान खान ने आज फिर मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर से ये कहता हूँ कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करें। और फिर उनसे ये पूछा गया कि अच्छा, आसिम मुनीर साहब ने अगर मोहसिन नकवी को नामजद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, उससे बात नहीं करूँगा। तो फिर भाई आप किससे बात करेंगे? आप कह रहे हैं आसिम मुनीर नुमाइंदे मुकर्रर करें, वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर देते हैं। अब नाज़रीन इसमें इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, इम्प्लीकेशन भी है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि फ़ौज पाकिस्तान ये कह रही हैं कि हमने आज फिर वो वायरल हुआ है मेरा सवाल और उनका जवाब, उस पर ये जो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर वो जो 1 मिनट के होते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जो होते हैं, वो उस सूरत में वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने बहुत वादे तौर पर ये सारी चीज़ें बता दी थी कि हम बात नहीं करना चाहते, आप जाइए हुकूमत के साथ बात कीजिए, लेकिन पहले माफ़ी मांगिए 9 मई की। एक बात तो ये, लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान आपकी बात मान लेती हैं, तो फिर आपके जो लोग ये कहेंगे कि जी देखा, अब तो कहते थे अफवाज पाकिस्तान मदाखलत कर रही है, मदाखलत कर रही थी तो हमसे मुज़ाकरात कर रही हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है राज़ी, इसलिए। और फिर पिछले दिनों में उमर अयूब ने कोशिश की थी कि कुछ राब्ता बहाल हो जाए। मेरी इतला ये है कि उनको बहुत बड़ी बिग नो हो गई है, बहुत बिग नो हो गई है, बड़ी नो हो गई है। उनको कहा गया कि कोई माफ़ी नहीं है, 9 मई के जो मुलज़िमान हैं, आपको 9 मई तस्लीम करना पड़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, तो जाइए 9 मई की माफ़ी मांगिए और उसको ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कीजिए। अब नाज़रीन ये इसकी इम्प्लीकेशन है। खान साहब ने एक बात और भी कही, वो ये कहते हैं कि मैंने तो वो इल्ज़ाम थोड़ी लगाया था, मैंने तो तनकीद की थी, तनकीद तो मैं बाप की तरह करता हूँ। भाई आप कौन हैं? आजकल बच्चा जवान हो जाए तो सगा बाप उसको बेचारे को कुछ नहीं कहता। आप एक अदारे को जिसके कंधे पर बैठकर आप आए, अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है तो कौन ज़िम्मेदार है इसका? रिसेंट पास में आपकी मिसाल है कि आप आरटीएस बिठवा कर जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल राहिल शरीफ के कंधों पर बैठ कर आए, जनरल बाजवा के कंधे पर बैठ कर आए। आपने ये कबूल किया है, अपनी गुफ्तगू में आपने ये कबूल किया, अपने बयानात में, अपने इंटरव्यूज़ में ये कबूल किया है। तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? नादिर अब आगे चलकर उन्होंने कहा मैंने तो कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, नाम लेते हैं आप, आपने 3 नाम लिए हैं मादी में, और आपने ये कहा कि मुझे या मेरी बेगम को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
تو یہ الزام نہیں ہے کہ لوگوں پر یہ الزام یہ کہہ دینا کہ فلاں مجھے قتل کرانا چاہتا ہے. یہ اگر یہ الزام نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اس کو تنقید کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ مجھے اس کا اپنے کامنٹس کی صورت میں جواب دیجیے. آپ سے درخواست ہے کہ کامنٹ ضرور کیا کریں. جیسے بھی کامنٹ ہوں، آپ فار ہوں یا اگینسٹ ہوں، کامنٹ ضرور کیا کریں. اس سے رائے عامہ کا پتہ بھی چلتا ہے اور ہم بھی اپنے آپ کو درست کرتے ہیں. اگر ہم کہیں غلط ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اب ناظرین آخری جانی باتیں، حکومت نے جوابی وار کا فیصلہ کر لیا. الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل تو آج جمع کرا دیا گیا ہے. بلال اظہر کیانی ہیں ایم این اے، انہوں نے جمع کرایا ہے. اب منڈے معاف کیجیے گا فرائیڈے کو کچھ اس کے اوپر اور بات ہوگی. نور عالم خان بھی ایک بل جمع کرائیں گے. آج انہوں نے جمع کروانا تھا، 2-3 بل تھے اس حوالے سے، وہ نہیں کروائے، لیکن وہ بھی جمع کروائیں گے. وہ پیش کریں گے بل، ہو سکتا ہے فرائیڈے کو کر دیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج ایران جانا تھا. ایرانی نو منتخب صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، ان کی تقریب علمبرداری میں، لیکن وزیر اعظم نے تمام مصروفیات منسوخ کی. جو ان کے قریبی ذرائع انہوں نے بتایا تو یہ کہ وزیر اعظم کی طبیعت خراب ہے اور انہوں نے تمام جو ہے مصروفیات منسوخ کر دی ہیں. آج انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دینی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر، جو انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر بحث ہوئی. وہ بحث قومی اسمبلی نے جو ہے وہ لاء کمیٹی کو بھیج دی ہے کہ اس قسم کے معاملات کو کیسے روکا جائے. تو اس پر قانون سازی کر کے اگلے 2-3 روز میں جواب دے. کل ہی اجلاس بلانے کی ہدایت کی ہے. وہ اب معاملہ آتا رہے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جمعے کے روز جو ہے وہ حکومت ایک آخری بار کرنا چاہتی ہے. الیکشن ایکٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک قرارداد بھی لانا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف حکومت. وہ قرارداد ڈرافٹ ہو گئی ہے، اس کی نوک پلک سواری جا رہی ہے. وہ قرارداد کا متن کیا ہے میں ابھی اس کا پریوی نہیں ہوں، اس کی انفارمیشن نہیں مل سکی. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے. لیکن وہ قرارداد پی ٹی آئی پر کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اس پر پابندی کی بھی ہو سکتی ہے. ابھی اس بارے میں کچھ حتمی طور پر کہنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ قرارداد جب آئے گی تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پابندی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملات آگے بڑھے ہیں. پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بات ہوئی، اس کا ابھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو علم نہیں ہے. بلاول کو بھی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ابھی امریکہ میں اور اگست کے پہلے ہفتے میں واپس آئیں گے. لیکن اطلاعات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے حکومتی اکابرین کی. شہباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، تو معاملات کچھ آگے بڑھے ہیں اور صدر مملکت کے طور پر انہیں وہ ریفرنس آگے بھیجنا ہوگا. اب باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر سن لیجیے ناظرین، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیسے اپنے مفادات کے مطابق ایکٹ کرتی ہیں. ایک خاتون تھیں فوزیہ صاحبہ، وہ ایم پی اے تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں. 2018 میں سینٹ کا انتخاب ہوا تو ان کے اوپر کروڑوں روپے رشوت لے کر ووٹ دینے کا الزام عائد کیا عمران خان نے اور ان کو پارٹی سے نکال دیا. وہ عمران خان کے خلاف عدالت میں چلی گئی ہتک عزت کے مقدمے میں، اور یہ چل رہا تھا کہ اچانک اب ان کی سنا ہو گئی بغیر کسی وجہ کے. اور اب ان کا نام پی ٹی آئی نے شامل کر دیا اپنی ارکان قومی اسمبلی کی فہرست میں، جو مخصوص نشستوں پر خواتین کی فہرستیں ہیں. ناظرین بہت یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے بیہیو کرتے ہیں عمران خان صاحب اور باقی سیاستدان. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.